रही है वो नॉन टैक्सेबल नहीं है। स्वागत है आप सभी का 10 कदमदार ट्रेड में। एक कार्यक्रम देखेंगे आप मेरे अनुज के साथ, और इस कार्यक्रम में एक लिस्टिंग हमारा इंतजार कर रही है यूनिपाथ सिंधी लिस्टिंग की, और साथ ही साथ हमारे साथ इस कार्यक्रम में होंगे स्वाति होटकर नेलोर बैंक सिक्योरिटीज से, आशीष चतुर्मोता होंगे जेएम फाइनेंशियल से इंडेक्स का व्यू देने के लिए, और साथ ही साथ अपने कॉन्वेक्शन कॉल्स मानस और आशीष बहती हमारे साथ इस कार्यक्रम में शिरकत यहाँ भी करेंगे। मतलब पहला सौदा के साथ साथ मुनाफे की तैयारी के साथ साथ इस कार्यक्रम में भी मौजूद रहेंगे। और उसके बाद आज बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में हमारे साथ गौतम शाह, फाउंडर एंड चीफ स्ट्रेटेजिस्ट गोल्डीलॉक्स प्रीमियम रिसर्च के मौजूद होंगे। उनसे करेंगे एक आज एक्सक्लूसिव बातचीत निफ्टी के, बैंक निफ्टी के, निफ्टी आईटी के टेक्निकल सेटअप की, इस बाजार के टेक्निकल ढांचे की। बट इट्स बैंक्स और याद रखिएगा शुरुआती 15 मिनट में लगभग जो निफ्टी आईटी का नुकसान था 500 अंकों का, अब वो मात्र 63 अंकों का रह गया है। तो एक निफ्टी आईटी और एक बार आप लेके आइएगा रिलायंस, दैट्स डूइंग वेल। बट 18,500 की ट्रेजेक्ट्री पे निफ्टी ने दस्तक दिया, हल्का सा बैकफुट पे आता हुआ, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन यकीन मानिए अनुज आज वाकई अच्छा। आई मीन लुक एट रिलायंस, बट अनुज एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, पीएनबी बैंक्स अभी भी अपने उस स्ट्रॉन्ग जोन में ट्रेड करते हुए। अनुज बिल्कुल वीरू, और देखिए सुबह की पहली बड़ी ट्रेड प्ले आउट हो चुकी है जो हमने सजेस्ट किया था। हालांकि मैं ये बात बोलूँगा कि लेवल्स थोड़े से गड़बड़ रह गए, मैं जो एक लेवल सजेस्ट किया था उससे, लेकिन ठीक है एक बड़ी ट्रेड जो एक ट्रेडर उसको समझ में आई होगी कि वो जो ब्रेक थोड़ा सा मिनी ब्रेकडाउन मिल रहा था आपको, उसमें बाय करिए पुट कॉल रेशो। और ये वाला जो एक लॉजिक है ना पुट कॉल रेशो का, ये हमेशा प्ले आउट होता है जब भी आप 0.75 की पुट कॉल रेशो में बाय करें। और आज तो आपको एक बहुत अच्छा एक मौका भी मिला कि निफ्टी भी अपने 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की जोन में आया और वहाँ से उसने आपको एक रिवॉर्ड दिया। अब ये देखना है कि सेकंड डिप आती है कि नहीं, क्योंकि ये कई बार इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन हाँ बैंक निफ्टी तो ज़बरदस्त है, मतलब ये इस समय मुझे लग रहा है कि पूरी दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग इंडेक्स है और ज़बरदस्त मूव यहाँ पर। अच्छा लिस्टिंग की भी तैयारी हो रही है और 3, 2, 1 चलिए स्क्रीन पे इशू प्राइस करीब 577 था, उसके अगेंस्ट लगभग ये लिस्टिंग आ रही है आपकी स्क्रीन पे 574 रुपए। तो इस आईपीओ ने थोड़ा सा निराश किया और करीब 577 रुपए के इशू प्राइस के अगेंस्ट लगभग लिस्टिंग सेटल हुआ था ये 575 पे, अब फ्लोट करता हुआ करीब 568 पे। ये स्पेस अगर आप देखें, हालांकि आज की तारीख में बहुत एक बजिंग स्पेस नहीं है, ऑटो इंसिडेंट स्पेस याद रखिएगा। एक बहुत अच्छे मूव के बाद अब ऑटोज रेस्ट मोड में है थोड़ा सा। इस लिस्टिंग पे एक व्यू लेते हैं। आई थिंक अभी आपको शायद लिस्टिंग गेन तो कुछ मिल नहीं रहा है, लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ पर आए इस अपेक्षा से कि आपको कुछ पैसा बनेगा, तो बात कर लेते हैं। हमारे साथ श्री शरद अवस्थी हेड ऑफ रिसर्च पीसीजी के मौजूद हैं स्मिफ्स के। शरद गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है। आपका लिस्टिंग व्यू क्या था और उस मुताबिक ये लिस्टिंग हुई कि नहीं हुई, और इस आईपीओ पर पैसा लगाने वालों के लिए आपकी राय क्या है इस लिस्टिंग पर, प्लस जो होल्ड करना चाहते हैं या फिर जो ट्रेडिंग गेन के लिए आए थे उनके लिए? देखिए लिस्टिंग के हिसाब से हम 40-50 रुपए का प्रीमियम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो वहाँ पे थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट है शायद। बट मुझे लगता है जिस तरीके की स्पेस में कंपनी काम करती है और जिस तरीके का कंपनी का काम है, जो कस्टमर रिटेंशन है पिछले 8-10 सालों तक लोगों कस्टमर्स को रिटेन किया हुआ है, और 14.5% 15% जैसा मार्केट शेयर भी है अपने धंधे में। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के हिसाब से भी हमें लगता है यहाँ से टॉप लाइन में 15-20% इजाफा होने की गुंजाइश है। तो FY22 के नंबर से फर्स्ट क्वार्टर के जो नंबर्स आए हैं उसको अगर एक्सट्रापोलेट करके भी देखते हैं तो वैल्यूएशन वाइज महंगा नहीं है, 15 से 20 का कुछ भी मल्टीपल कंपनी को मिल सकता है। तो अगर 45 की अर्निंग भी हम इस साल एक्सपेक्ट करते हैं तो मेरे हिसाब तक के कंजर्वेटिव लक्ष्य तो बिल्कुल पॉसिबल है कंपनी में। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और थोड़ा टाइम होल्ड कर सकते हैं तो मुझे लगता है 750 850 तक के लक्ष्य भी पॉसिबल है। ओके, तो लिस्टिंग गेन्स तो नहीं मिले, वहाँ पे निराशा हुई, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और आपके पास होल्डिंग पावर है तो अभी आपको इसको होल्ड करना चाहिए। शरद जी बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी आई थिंक पहलुओं से इस लिस्टिंग पर आपने विचार रखे। निफ्टी जाता हुआ अब 18,500 की दहलीज पर, 18,500 एक बहुत महत्वपूर्ण लेवल है, उसको स्ट्राइक करने की कोशिश करता हुआ कंट्रीब्यूशन कहाँ से आ रहा है? लेट्स टेक रिलायंस, एक बार रिलायंस को देखना चाहेंगे। देखिए दो कमज़ोर कड़ी थी, रिलायंस इन प्रीवियस सेशन प्लस यस दैट्स रिलायंस 2611। रिलायंस अपना वो साइकोलॉजिकल लेवल 2600 का पार कर गया। और एक और चीज़,
रिलायंस के आज के लो में एक बहुत अच्छी डेफिनेशन है, दैट्स 50-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। हमारे साथ अब मानस, आशीष चतुर्मोता और साथ ही साथ स्वाति होटकर मौजूद हैं इस वक्त बातचीत करने के लिए। पहले चलते हैं, आशीष चतुर्मोता मौजूद है डायरेक्टर साहब, बताइएगा प्लीज। नहीं, अभी नहीं है। स्वाति, आपके दो कन्विक्शन आइडियाज इस वक्त के। जी सर, जिस हिसाब से मोमेंटम रैली देख रहे हैं, मुझे लगता है काफी स्ट्रॉन्ग मार्केट इंटैक्ट है। बैंक निफ्टी काफी स्टार परफॉर्मर दिखाई दे रहे हैं अभी तक। तो इसके लिए पहला कॉल में बाय कॉल देना चाहूंगी बैंकिंग सेक्टर पे, जो कि है इंडसइंड इंडिया बैंक। करंटली 1210 के आसपास चल रहा है। अगर हम लॉन्ग टर्म डेटा देखें तो 2018 के बाद जैसे फॉल चल रहा था, उसका ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दे चुका है। तो काफी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस है टेक्निकल सेटअप वीकली चार्ट्स पे डाउन ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है। जो भी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस हम देखते हैं 50, 100, 200 डीएमए, उसके ऊपर काफी वेल प्लेस्ड ऑन द क्लोजिंग बेसिस। स्लोली एंड स्टेडीली दिस स्टॉक इज मूविंग हायर। तो मुझे लगता है इसमें काफी स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है अपसाइड में, एटलीस्ट 1270, 1300 के लेवल्स टेस्ट करने की। तो करंट लेवल पे इंडसइंड बैंक बाय कीजिएगा, 1180 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 1270। माय सेकंड बाय कॉल इज यूबीएल। यूबीएल पे भी हम काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रैली देख रहे हैं। हाई टॉप्स हाई बॉटम में है। जिस हिसाब से लास्ट वीक में उसने एक रैली दे चुका था, जैसे ही 1700 के लेवल्स ब्रेक किए थे, नाउ इट्स क्लोज टू 1800 रुपीज। मुझे लगता है अपसाइड में अभी भी इसमें पोटेंशियल है 1900 के लेवल्स टेस्ट करने का। तो करंट लेवल पे यूबीएल बाय कीजिएगा, 1770 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा। मैं देखती हूँ शॉर्ट टर्म के लिए एटलीस्ट स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से 1860 के फर्स्ट टारगेट है, सेकंड वीक पे 1900। ओके, देखिए बैंक निफ्टी ने सेंचुरी मारी अभी और ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई की ट्रैजेक्टरी में। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स भी ऊपर, अब 19,483 का इसका प्रिवेलिंग ऑल टाइम हाई है। तो उसकी तरफ ये भी जाने की शायद तैयारी कर रहा है 19,320 इस समय। ये इंडेक्स मिड कैप इंडेक्स ग्रीन में आ गया है। तो एक ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग की तैयारी मार्केट इस समय करता हुआ मंडे मॉर्निंग को। आशीष चतुर्मोता जी भी जुड़ गए हमारे साथ। आशीष जी गुड मॉर्निंग। आशीष जी क्या ट्रेड ले रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग अनुज, गुड मॉर्निंग वीरू। तो देखिए, मैं एचडीएफसी बैंक के साथ ही जाना चाहूंगा, जिस पर लास्ट वीक भी हमने बात की थी, लास्ट थर्सडे को। और मेरे हिसाब से बहुत ही बेहतरीन वीकली चार्ट पर एक पोलैंड फ्लैग का फॉर्मेशन बना है। स्टॉक ने नया ब्रेकआउट 1635 के ऊपर दिया है। तो मेरे हिसाब से 1634 का स्टॉप लॉस रखकर लॉन्ग पोजीशन एचडीएफसी बैंक में बनाना चाहिए। 1710, 1720 की ट्रेजेक्ट्री बहुत ही शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पर मुझे लगता है एचडीएफसी बैंक में देखने को नजर आएगी। तो एचडीएफसी बैंक मेरा प्रिफर्ड प्राइवेट सेक्टर स्पेस में टॉप पिक रहेगा। पीएसयू बैंक्स भी मुझे काफी अच्छे लग रहे हैं, वहां पे भी रैली अच्छी है। पर मैं दिग्गज के साथ जाना चाहूंगा, क्योंकि काफी स्टॉक्स है जहां पर पे हम पीएसयू बैंक्स में देख रहे हैं जो बैन पीरियड में है, या जो जिनमें ओपोजिशन कहीं ना कहीं हायर साइड पर बनी हुई है। तो मैं स्टेट बैंक को प्रेफर करूंगा, जहां पे कंसोलिडेशन पिछले 4 हफ्तों का हो चुका है और एक अच्छे ब्रेकआउट की तैयारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर रहा है। तो 609 के स्टॉप लॉस के साथ एसबीआई मेरी टॉप पिक रहेगी। 640 के लक्ष्य एसबीआई के अंदर में भी देखने को नजर आ सकते हैं। तो दोनों ही पिक बैंकिंग बास्केट्स है और दोनों ही लार्ज कैप स्टॉक हमें काफी पसंद इस समय नजर आ रहे हैं। जी हाँ, रिलायंस, उसके बाद एसबीआई, उसके बाद एचडीएफसी बैंक और एक पॉकेट और आई थिंक जो रेप्लिका है इस वक्त एचडीएफसी का, दैट्स एचडीएफसी। इट्स 2695, इट्स अ डे हाई। और टेक्निकली और डेली चार्ट्स पे इसकी प्लेसमेंट इतनी खूबसूरत है कि पूछिए मत। आशीष बहती जी, आपके दो कन्विक्शन आइडियाज, और मैं यही दिख रहा था कि अगर हमें 18,500 के ऊपर निफ्टी को और मजबूत करने के लिए अगर कोई कंपोनेंट्स मिल रहे हैं तो वो एक एक करके मिलते जा रहे हैं। नाउ इट्स एचडीएफसी। पहले तो एचडीएफसी अपना व्यू दीजिए और आपके दो कन्विक्शन आइडियाज। जी, एचडीएफसी पहले मैंने व्यू एचडीएफसी का स्ट्रक्चर बताया था। एचडीएफसी में काफी अच्छा एक रेंज ब्रेकआउट देखने को मिला है। पिछले करीब 10 दिनों का एक कंसोलिडेशन स्टॉक में दिख रहा था और आज जिस हिसाब से ब्रेकआउट है काफी इंप्रेसिव है। मुझे लग रहा है कि ये जो मूव है ये 2725 2750 तक का लेवल्स शायद इसमें आज ही आता हुआ देखने मिल सकता है। तो करंट लेवल पे भी खरीदारी की सलाह रहेगी। जो एसएल मेंटेन करना वो 2660 का एक एसएल इस पे मेंटेन करे। मेरे जो दो पिक रहेंगे उसमें से आईसीआईसीआई बैंक एक बहुत अच्छा सपोर्ट बनाया है स्टॉक ने 20 डे वहां पे, और आज बहुत शानदार एक ब्रेकआउट देने का अटेम्प्ट कर रहा है। तो आईसीआईसीआई बैंक में खरीदारी की सलाह रहेगी। 945 के टारगेट के लिए इसमें पोजीशन बनाने की सलाह है। 925 का एक एसएल मेंटेन करे। दूसरा स्टॉक जो हमें पसंद आ रहा है वो है पीवीआर। इसमें भी एक अच्छा ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप देखने मिल रहा है। तो पीवीआर में खरीदारी की सलाह रहेगी। 1865 का स्टॉप लॉस लगाकर, 1865 का एक स्टॉप लॉस लगाकर पोजीशन बनाया जा सकता है इसमें फॉर अ टारगेट ऑफ 1950।
ओके अच्छा एक काम करते हैं, अब थोड़ा सा एक स्पेस और लेके आइए। आई मीन थोड़ी सी इस बाजार की टर्बुलेंस से और 20 डेमा 10 डेमा इस ट्रजेक्टरी से बाहर निकल के थोड़ी इन्वेस्टमेंट कॉल से बातचीत करते हैं। आशीष चतुर्मोता जी, आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन रहा है कैपिटल गुड्स पे, और जिसमें एल.एन.टी एक बहुत ही बड़ा कंपोनेंट रहा है। एल.एन.टी आपकी स्क्रीन पे आज 2145 पे है, थोड़ा सा बैकवर्ड पे है, लेकिन एल.एन.टी के इस मूव ने, कमेंस के इस मूव ने एक बार सिमेंस को फिर जगा दिया। एबीबी मैं अभी भी कहूँगा, आई मीन इट्स नॉट टेक्निकली सो स्ट्रॉन्ग इन कंपैरिजन टू आई थिंक एल.एन.टी या फिर सिमेंस, बट अब लोग अपने क्लाइंट्स को आप लोगों ने इन हायर लेवल्स पे क्या सजेशंस दिए हैं, क्या ट्रिम किया, क्या ऐड किया, व्यू आशीष चतुर्मोता जी? देखिए, हम इस स्पेस पे काफी पॉजिटिव है और तीनों स्टॉक एल.एन.टी, क्यूमेंस और सीमेंस ये हमारे कंटिन्यूस रिकमेंडेशन में। आप इसको इस तरह से देखिए कि आप शॉर्ट टर्म रैली इसकी जरूर इनके अंदर अच्छी आई है, बट अगर से आप इन स्टॉक्स को एक लंबे टाइम फ्रेम पर देखें तो 2010 के बाद से हमने इनमें कोई बहुत बड़ा आउट परफॉर्मेंस आते हुए नहीं देखा था, और खासतौर पे क्यूमेंस जो कि करीब करीब 14-15 साल का एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिखाया, और उसके बाद हमने देखा 30 से 35% की रैली क्यूमेंस के स्टॉक में बनी। एल.एन.टी में भी उसी तरह से अगर से आप देखें तो लास्ट जो ऑल टाइम हाई बना था वो करीब करीब 2000 हमने देखा था 20-22 के आसपास, 21 के आसपास बना, बट अगर से आप इसको एक मोमेंटम के दम पे देखें तो शायद पिछले 7-8 साल में जो कैगर रिटर्न है वो 7-8% के ऊपर नहीं आए। अब बात ये हो रही कि ऑर्डर बुक टू बिल जो है वो करीब करीब एल.एन.टी की 4 टाइम्स की इस समय देखने को नजर आ रही है, और जिस तरह से केपेक्स में इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो ट्रेडिशनल में तो आप देखिए कोल, एनर्जी, स्टील, इनमें तो हम केपेक्स देख ही रहे हैं, बट साथ ही साथ डेटा सेंटर, ऑटोमेशन, प्रोसेस ऑटोमेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, इस स्पेस में जिस तरह के केपेक्स देखने को नजर आ रहे हैं उससे विजिबिलिटी ऑर्डर बुक की बहुत स्ट्रांग है। कम से कम 3 से 4 साल ये बात चल रही है कि 17 से 18% का ऑर्डर ग्रोथ इन कंपनीज में देखने को नजर आएगा, और ये ट्रेंड अगर से रहा तो टेक्निकल पैरामीटर्स पे आप देख रहे हैं एल.एन.टी जो नए ऑल टाइम हाई बना रहा है, ये ट्रेंड आपको कंटिन्यू रहेगा। मेरे हिसाब से एल.एन.टी में इवेंचुअली आप 2500 रुपए की तेजी आने वाले 3 से 5 महीनों में देखेंगे, और जिस तरह का बेस बना है उसको देखते हुए मुझे लगता है 2050-2000 के जो स्तर है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर एल.एन.टी के स्टॉक में देखने को नजर आएंगे। तो टॉप पिक एल.एन.टी, सीमेंस और क्यूमेंस इसी असेंडिंग ऑर्डर में हमें लगता है देखने को नजर आ सकती है। ओके चलिए, ये टॉपिक्स इस समय आशीष जी की तरफ से। मानस, आपकी फ्रेश कॉल्स इस समय की? देखिए, 2 रिकमेंडेशन है, एक बाय रिकमेंडेशन और एक सेल रिकमेंडेशन। तो पहले तो इंडिगो पे खरीदारी करने के मौके दिख रहे हैं। अभी भी अगर आप देखिए तो फ्राइडे के में एक करेक्शन देखने को मिला, लेकिन आज जब रिकवरी देखने को मिली तो फ्राइडे के हाईज भी ब्रीच हो गए। तो मेरा समझना है कि जो हायर टॉप हायर बॉटम का ट्रेंड है इंडिगो में वो जारी रहेगा। तो 2004 के स्टॉप लॉस से इंडिगो में खरीदारी करेंगे 2090 के टारगेट के लिए, और बिकवाली करेंगे आईसीआईसीआई प्रू में। देखिए, आईसीआईसीआई प्रू ने बहुत ही अहम सपोर्ट ब्रीच किया है। 445 का एक सपोर्ट था जिसको स्टॉक ने ब्रीच किया है। लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का ट्रेंड है, तो आईसीआईसीआई प्रू में बिकवाली करने के मौके अभी भी दिखते हैं। 456 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर बिकवाली करिए 437 के टारगेट के। ओके, आईसीआईसीआई प्रू में बिकवाली करिए। एक सेल का कॉल भी आता हुआ। थोड़ी सी वो जो रिकवरी है थोड़ी सी अब ठंडी पड़ी है। रैली बैंक निफ्टी की जो बन रही थी, एक अच्छी खासी एक मोमेंटम वाली जो 100 पॉइंट की बैंक निफ्टी की स्ट्रेंथ थी, अब थोड़ी सी अब आप देखेंगे वहाँ पर हल्की सी ऊपर से मुनाफा वसूली भी हो रही है। तो थोड़ा सा क्लियरली एक मार्केट में दोनों तरफ की ट्रेड्स हैं, लेकिन बड़ा ट्रेड प्ले आउट हो चुका है वो बाय ऑन डिप्स का। अब एक काम करते हैं, बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ जुड़ गए हैं गोल्डीलॉक्स के फाउंडर और चीफ स्ट्रैटेजिस्ट गौतम शाह। गौतम शाह ने ऑफकोर्स ये कंपनी एस्टेब्लिश की थी, उससे पहले वो जेएम फाइनेंशियल में काफ़ी समय तक वहाँ के हेड टेक्निकल रहे थे, और काफ़ी समय से आप उनको चैनल पर देख रहे होंगे। और काफ़ी इनका एक जो एक खास स्ट्रेंथ है वो है मैक्रो और चार्ट्स दोनों को कंबाइन करना और एक ब्यूटीफुल कॉल्स वहाँ से निकालना। चलिए गौतम जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो ये बताइए कि इस समय का जो एनवायरनमेंट है उसमें आप एक क्लियरली जो डाइवर्जेंस देख रहे हैं हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की, सबसे पहले तो उसको कैसे अप्रोच करेंगे आप? निफ्टी भी स्ट्रांग है लेकिन उतना स्ट्रांग नहीं जितना बैंक निफ्टी है, क्योंकि निफ्टी आईटी में वीकनेस है। तो पहले बड़े इंडेक्स की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम सेक्टर स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे। गुड मॉर्निंग अनुज। वेल, ये एक्चुअली गजब का एनवायरनमेंट है क्योंकि वी आर सीइंग शेड्स ऑफ ऑप्टिमिज्म एंड फियर। आई मीन ये काफी यूनिक सी सिचुएशन है, क्योंकि अगर आप हेडलाइन इंडेक्सेस को देखें तो लगता है कि अरे हम 18,400-500 के इंडेक्स पे हैं, और अगर आप टॉप 500 या 700 स्टॉक्स को स्क्रीन करें तो आपको दिखेगा कि कितने स्टॉक्स हैं, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ स्टॉक्स
जो मल्टी वीक, मल्टी मंथ, मल्टी क्वार्टर लोस पे है। तो जो मार्केट जो दिखा रहा है वो डेफिनेटली इंटरनली मार्केट में है नहीं। अब इसको आप पॉजिटिवली भी ले सकते हैं, नेगेटिवली भी ले सकते हैं। हम इसको पॉजिटिवली रीड कर रहे हैं कि मुझे लगता है कि धीरे धीरे मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में बड़ी स्ट्रेंथ आनी चाहिए। निफ्टी थोड़ा सा ओवरबॉट हो गया था, 18,950 हमारा टारगेट था। मैंने आपके पिछले इंटरेक्शन में मैंने कहा था वी गॉट क्लोज टू 18,900 और वहां से हमने ये 400 पॉइंट 500 पॉइंट का करेक्शन देखा, तो मेरे हिसाब से काफी नॉर्मल है। तो जो एक थोड़ी सी यूफोरिया जो बन गई थी दिसंबर के स्टार्टिंग में, वो अब डाई डाउन हो चुकी है। चार्ट्स तो थोड़े से ओवरबॉट थे, वो अब नॉर्मल लेवल पे चले गए हैं और आई थिंक अब मार्केट के पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म है वापस यहाँ से टर्न अराउंड करने का और वापस 18,900 19,000 तक जाने का। सो 18,400 मेरे हिसाब से निफ्टी पे बहुत बड़ा सपोर्ट है। अगर वो क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड कर जाता है तो मार्केट इमीडिएटली टर्न अराउंड कर जाएगा, और अगर ये नहीं होल्ड करता है तो हो सकता है कि 200-300 पॉइंट और हम नीचे जाए और उसके बाद ये टर्न अराउंड आए। सो वन ऑफ द टू थिंग्स इज लाइकली टू प्ले आउट, बट द क्लियर व्यू इज कि मार्केट में आपको डिप्स पे लेना है। मीडियम टर्म चार्ट्स अभी भी अच्छे हैं, कोई नेगेटिव ट्रिगर्स है नहीं, और जब तक बैंक निफ्टी खड़ा है मार्केट ज्यादा नीचे नहीं जा पाएगा। और बैंक निफ्टी में हमारा टारगेट 42,500 के आसपास है, तो वहां तक हमें स्ट्रेंथ दिखती है। तो ओवरऑल डिप्स में बाई कीजिए और आउट परफॉर्मेंस को चेस कीजिए, अंडर परफॉर्मेंस से दूर रहिए। ओके, तो इसका मतलब आईटी से भी दूर रहा जाए गौतम। आईटी इंडेक्स में एक ये जो मूव स्टार्ट हुआ वापस ये 52 वीक लो की तरफ जाने की तैयारी है या फिर बॉटम बन चुका है यहाँ पर, भले ही अंडर परफॉर्म करे? नहीं, मुझे लगता है बॉटम बन चुका है। आई थिंक ये लास्ट 3-4 दिन की जो गिरावट है उसके कारण लोग वापस ये बिलीव करना चाहते हैं कि इसमें बड़ी फॉल आएगी, बट आई थिंक इतना अच्छा तेजी आया 2-2.5 महीना का, उसका एक नॉर्मल रिट्रेसमेंट और नॉर्मल पुल बैक है। हाँ, सेटअप क्लीन नहीं है, इसमें थोड़े से रिटर्न्स हार्डवर्क रहेंगे, पर जैसे मैंने पहली बार भी कहा था कि अगर आप इन्वेस्टर है तो आपको आईटी में इस लेवल्स पे भी खरीदारी करनी चाहिए। शॉर्ट टर्म रिटर्न्स नहीं बनेंगे, डिफिकल्ट रहेंगी, बट अगर आपका 12 से 15 महीना का व्यू है तो आईटी में ज्यादा डाउनसाइड है नहीं। और ये जो पिछले 2-3 दिन का पुल बैक आया, इससे रिस्क रिवॉर्ड वापस अच्छी हो गई है। सो टॉप स्टॉक्स पे फोकस कीजिए, टॉप मिड कैप आईटी में फोकस कीजिए, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सोचिए, रिटर्न बनेगी। ओके, तो गौतम जी के मुताबिक जो ये 2 दिन की निफ्टी आईटी की सॉफ्टनेस है, ये एंट्री का एक अच्छा मौका है। अच्छा गौतम, अभी कुछ देर पहले जो आपने अनुज के पहले प्रश्न के एवज में एक स्टेटमेंट कहा कि इंडेक्स की ये प्राइस परफॉर्मेंस वर्सेस स्टॉक्स की प्राइस परफॉर्मेंस एंड दैट डिफरेंशियल, आप उसे पॉजिटिवली रीड कर रहे हैं। तो मैं अगर आपसे ये पूछना चाहूँ कि अगर ये डिफरेंशियल अगले 3 महीने में, 6 महीने में या फिर साल भर में भरना है बिटवीन द इंडिसेस एंड द स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस, और उसको देखते हुए आप क्या पिक करना चाहेंगे, चाहे वो मिड कैप में हो चाहे वो लार्ज कैप में हो, जहां अभी तक प्राइस परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है लेकिन वो कैच ऑन प्रोसेस अब यहां से शुरू हो सकती है, स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक? देखिए, पिछले 1 महीने से हम बोल रहे हैं कि इस मार्केट में अब आपको बॉटम अप रहना है, क्योंकि अभी जो 15 दिन में जो तेजी आई, निफ्टी 18,900 तक चला गया, लोगों को लगा कि चलो ये ऐसे ही चलता रहेगा, बट आई थिंक काफी हेडविंड्स है, वैल्यूएशंस भी थोड़े बहुत स्ट्रेच्ड हैं, सारे पॉजिटिव फैक्टर्स जिसके बेसिस पे हम बाजार में तेजी समझ रहे थे वो सारे फैक्टर्ड इन है। तो निफ्टी में इतनी बड़ी तेजी यहाँ से नहीं आएगी, निफ्टी बार बार ऐसे ही रुकेगा और कुछ हफ्तों के कंसोलिडेशन में बीच बीच में चला जाएगा, जिसमें आपको लगेगा कि अरे बाजार का ट्रेंड चला गया क्या, बट ये नॉर्मल कंसोलिडेशन है इस एलिवेटेड लेवल्स पे। बट अगर आप स्टॉक्स और सेक्टर्स में देखें तो कई थीम्स है जो अभी भी सॉलिड है, इस मार्केट में भी चल रहे हैं। निफ्टी में 500 पॉइंट का करेक्शन आया, उसके बाद भी वो चल रहे हैं, और हम यहाँ पर कैपिटल गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट प्रॉक्सी, पीएसयू, ये सारे थीम्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर आप रियल एस्टेट प्रॉक्सी के बारे में बात करें तो सीमेंट हमें काफी अच्छा लगता है, लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म के हिसाब से देखें तो काफी अच्छे चार्ट्स है, चाहे वो अल्ट्राटेक हो, जेके सीमेंट हो, डालमिया भारत हो, एसीसी अंबुजा हो, काफी अच्छे स्ट्रक्चरल ट्रेंड्स है। तो यहाँ पर आई थिंक थोड़े कमिटमेंट बनाने चाहिए, यहाँ पर अच्छी रिटर्न बननी चाहिए। और कैपिटल गुड्स तो हमारा फेवरेट रहा ही है, तो वहां पर तो तेजी बनी रहेगी, इन्वेस्टेड रहिए और हर डिक्लाइन पे बाइंग कीजिए। इंफ्रा स्पेस भी काफी अच्छा लगता है, इंफ्रा में भी धीरे धीरे तेजी अच्छी आ रही है। आईआरबी इंफ्रा आपने देखा क्या हुआ है, पीएसपी प्रोजेक्ट्स चल रहा है, केएनआर कंस्ट्रक्शन में मूवमेंट आ रही है। सो आई थिंक दिस इज आल्सो अ स्पेस दैट वी लाइक। और बैंक्स तो अपने भूल सकते नहीं है, स्मॉलर बैंक्स भी हमें अच्छे लगते हैं, और लग रहा है कि एचडीएफसी बैंक में नई ब्रेकआउट अब धीरे धीरे आनी चाहिए, और अगर वो ब्रेकआउट आता है तो वो पूरा मार्केट को यहाँ से ऊपर ले जा सकता है, ऐसा ही लग रहा है चार्ट्स को देख के।
जी हाँ, इनफैक्ट आके बोलते बोलते HDFC बैंक डे हाई की ट्रेजेक्टरी में भी है और वाकई HDFC और HDFC बैंक दोनों की प्लेसमेंट बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। आपके आप देख रहे हैं इस वक्त तीन चीज़ें याद रखिएगा, HDFC बैंक, रिलायंस, तीनों डे हाई पर है। मुझे याद आता है गौतम जी, जब लास्ट टाइम आपका और मेरा इंटरेक्शन हो रहा था, अनुज में और आप थे जब कार्यक्रम में, उस वक्त क्वार्टरली अर्निंग्स खत्म होने के बाद हमने एकाएक आपसे पूछा कि PSU बैंक्स में क्या करना चाहिए, और वो उस वक्त लग रहा था कि बस ये अंतिम पड़ाव में। आपने उस वक्त भी कहा था कि नहीं, स्टिल 25% का अगर आप देखें यहाँ से स्विंग मिलेगा, और अभी भी अपनी पोजीशंस को रखिए और यकीन मानिए वो 20-25 दिन में तो क्या गजब कम हुआ है। लुक एट कैनरा बैंक, BOB, SBI, अभी यहाँ से बैंक्स पर एंड स्पेशली दैट PSU बैंक्स, आपका व्यू, और ऐसे दो स्टॉक्स जो कि PSU में अभी भी पैसा बना के देंगे, अच्छा आपका कन्विक्शन? देखिए, मुझे लगता है कि PSU थोड़ा सा ओवरडन है। आई थिंक अगर आप चार्ट्स को देखिए, अगर आप PSE इंडेक्स को देखिए और PSU बैंक इंडेक्स को देखें, तो जो हमारे सारे टारगेट्स हैं वो लास्ट वीक में आ चुके हैं और यहाँ पर चार्ट्स भी थोड़े से ओवरबॉट हो चुके हैं। थोड़ा बहुत यूफोरिया भी है और थोड़ा सा पागलपन भी है। लोगों को लगता है कि ये एक स्ट्रक्चरल थीम है जो जिंदगी भर चलेगी, बट आई थिंक जो होना था एक बार के लिए हो गया। इस लेवल्स पे PSU स्टॉक्स को चेज मत कीजिए। अगर आपने नीचे लेवल पे लिया है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग कीजिए, यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू बाय बैक लोअर। और छोटे जो स्टॉक्स है, PSU बैंक्स है, जो PSU स्टॉक्स है जिसमें इतनी बड़ी तेजी आई, वहां पर थोड़ा कैश आउट कीजिए, क्योंकि ये सब क्या सीजनल ट्रेंड्स है, 2-3 महीना चलते हैं, उसके बाद वापस 3-4 महीना एक रेंज में चले जाते हैं। बट फिर भी अगर आपको एक लंबी थीम प्ले करनी है लॉन्ग टर्म, तो हमारा टॉप पिक्स अभी भी कोल इंडिया और NTPC है और पावर ग्रिड है। तो ये तीन स्टॉक्स अभी भी यहाँ पर कमिटमेंट बना सकते हैं। कोल इंडिया में तो अच्छी करेक्शन आई है पिछले 1 महीना में और सेफ्टी काफी अच्छी है, डिविडेंड यील्ड तो अच्छा है ही, अभी भी अंडर ओन्ड है मेरे हिसाब से, मोमेंटम उतना अच्छा नहीं है तो लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। बट अगर आपको अपने पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी चाहिए तो कोल इंडिया, NTPC, पावर ग्रिड में काम कीजिए और दूसरे जो छोटे स्टॉक्स है उसमें प्रॉफिट बुकिंग कीजिए। ठीक है। अच्छा गौतम, एक बार जरा कोटक महिंद्रा बैंक का चार्ट देखिए और बताइए यहाँ पर क्या करें, क्योंकि यहाँ पर कई लोगों को लग रहा है कि इतना बड़ा ब्लू चिप इतने टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहा है और जब लग रहा है कि चलिए कोटक का टाइम आ गया, ये फिर थोड़ा सा निराश कर देता है। यहाँ पर क्या व्यू है? देखिए, कोटक में जो अभी हो रहा है ये 6 महीना पहले एक्सिस बैंक में होता था। अगर आप चार्ट को देखेंगे तो एक्सिस बैंक में भी 6-8 बार उसने अटेम्प्ट किया था ब्रेकआउट का, फॉल्स ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद जब जेन्युइन ब्रेकआउट हुआ तो कोई स्टॉपिंग ही नहीं है और अब एक्सिस बैंक अब लाइफ हाइस पे चल रहा है। आई थिंक कोटक बैंक में भी इवेंचुअली ये होगा, बट जैसे मैंने कहा इस मार्केट में अंडर परफॉर्मेंस को चेज मत कीजिए। अगर कुछ नहीं चल रहा है तो वी शुड नॉट फोर्स इट टू डू वेल। जब उसमें ब्रेकआउट आएगी तब उसको देखेंगे। मेरे पास अभी क्लियर लेवल्स हाथ में नहीं है, बट 1900-1920 के ऊपर अगर ये जब स्टॉक ये चलेगा तब हम इस पे ध्यान देंगे। बट अभी के मार्केट में दूसरे अंडर परफॉर्मर जो है HDFC बैंक, उस पे ज्यादा फोकस कीजिए। आई थिंक HDFC बैंक इज सेटिंग अप फॉर न्यू लाइफ टाइम हाइस और अगर ये स्टॉक अच्छा कर गया तो निफ्टी, बैंक निफ्टी ऑब्वियसली चल जाएगी। हाँ, अगर HDFC बैंक ऑल टाइम हाई जाएगा तो बैंक निफ्टी 50,000 क्लियरली जाएगा। गौतम, वो तो एक जो बोल्स हैं, होप करेंगे कि आपकी बात सच हो। तो ये हो गई बात। अच्छा, फार्मा इंडेक्स, एक फार्मा में एक अगर आपने ट्रैक किया हो, यहाँ पर काफ़ी लोगों को लग रहा है कि बहुत डिसअपॉइंट किया है इसने काफ़ी लोगों को, एक्सेप्ट फॉर 2-3 स्टॉक्स हेयर एंड देयर जो चले हैं। यहाँ पर कोई व्यू? यस अनुज, वेरी डिसअपॉइंटिंग, क्योंकि हर बार हम फार्मा में कुछ तेजी देखते लगता है कि चलो अब इसमें जेन्युइन मूव है, बट वो हर बार फॉल्टर करता है। तो फार्मा तो अभी भी अच्छा नहीं लग रहा है, मूविंग एवरेजेस के नीचे चल रहा है। सन फार्मा और सिप्ला को छोड़ के सारे स्टॉक्स के सेटअप्स खराब है। जो बोलते हैं कि डोंट कैच अ फॉलिंग नाइफ, आई थिंक दैट हैज वर्कड सो वेल इन द लास्ट 1 ईयर, क्योंकि हर बार जब आपको लगता है कि चलो ये सपोर्ट काम करेगी, नया लो बन जाता है। तो इससे दूर रहिए। 18,500 के इंडेक्स में आप क्यों उन स्टॉक्स में माथा लगाना चाहेंगे जो एक 52 वीक लो पे चल रहा है। ये वैल्यू का मार्केट रहा नहीं है, ये आउट परफॉर्मेंस का मार्केट है, ग्रोथ का मार्केट है और हमें उसी में रहना है। तो फार्मा से दूर रहिए। आई थिंक कोई अपॉर्चुनिटी है। दवा से रहिए दूर, अभी गौतम जी को यही है मंजूर। अच्छा गौतम जी, आपके और हमारे बीच में जो बातचीत लास्ट मंत्रणा हुई थी तब से लेकर अब तक के बीच में एक बड़ा बदलाव है। क्रूड नाउ इट्स 75-77, बट अभी भी स्ट्रीट बहुत बड़ा एडवांटेज एशियन पेंट्स को नहीं दे रहा है। एशियन पेंट्स वहीं पे बैठा हुआ है। नाउ एशियन पेंट्स, पिडिलाइट, देन वी हैव बर्जर पेंट्स। इस बार इंडिगो काफ़ी अच्छी खासी प्राइस परफॉर्मेंस दे रहा है। आप क्रूड की स्टोरी को और इस क्रूड के रिट्रेसमेंट को कहाँ, क्रूड आप देखते कहाँ है एग्जैक्टली, और उसको देखते हुए, कोरिलेट करते हुए आप प्ले क्या करना चाहेंगे, बाय क्या करना चाहेंगे? बाजार का पूरा रंग ही बदल गया।
क्योंकि कब कब आपने देखा है कि बजाज चला है इतना और एशियन पेंट्स नहीं चला, बजाज चला है और बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व नहीं चल रहे हैं। लॉरेंस लैब्स जैसे स्टॉक्स 52 वीक क्लोज पे है, डीवीज लैब जैसे स्टॉक्स महीनों से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो एक नया सा ये बाजार का सिनारियो है पिछले 3-4 महीने का, जो हम एनालिस्ट समझ के देख के अपने सब्सक्राइबर्स को बताना चाहते हैं। तो ये हमें देखना पड़ेगा बहुत क्लोजली, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज अब उन सेक्टर्स में है जो पिछले 1-1.5 साल में उतना नहीं चले हैं। तो जैसे आपने क्रूड के बारे में कहा, आई थिंक क्रूड का चार्ट तो खराब है ही है और मुझे लगता है कि इसमें और अभी गिरावट आएगी। $67 NYMEX क्रूड तक हमारा नियर टर्म टारगेट है और हो सकता है कि $62 तक भी वो चला जाए। सो क्रूड में अगर ये फॉल आती है तो ऑब्वियसली इंडिया के लिए एक अच्छी बात है और लग रहा है कि दिस विल बी वन ऑफ द कैटलिस्ट फॉर इंडियन मार्केट्स टू डू वेल ओवर द नेक्स्ट 3 to 6 months। बट जब क्रूड के बारे में बात कर रहे हैं तो गोल्ड और सिल्वर के बारे में बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें एक बहुत जेन्युइन सी टर्न अराउंड आई है। एक बार गोल्ड 1810 के ऊपर चलता है तो हो सकता है कि और $100-150 की मूवमेंट आ जाए और सिल्वर मुझे लगता है कि $26.5 तक जा सकता है। तो गोल्ड एंड सिल्वर में जो 1-1.5 साल का जो करेक्शन कंसोलिडेशन था वो मुझे लग रहा है कि खत्म हो गया और वहां पर अच्छी तेजी आनी चाहिए। तो अगर आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है तो थोड़ा सा डिप्स में इन दोनों को भी लीजिए। ओके, चलिए गौतम, शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए और ये सारी कॉल्स सामने रखने के लिए। और अब एक काम करते हैं, अपने बाकी गेस्ट को भी शुक्रिया अदा करते हैं और शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये सारी ट्रेड्स हमारे सामने रखने के लिए। मार्केट इस समय ऑलमोस्ट एट डेज हाई, खासतौर से बैंक निफ्टी जो वापस अब 100 पॉइंट नीचे वापस एक लीडरशिप ज़बरदस्त लेता हुआ, और एक आज मार्केट को जो थोड़ा सा तड़का दे रहा है वो रिलायंस लोअर लेवल से। सबसे पहले एक्चुअली रिलायंस ने स्टार्ट किया मार्केट की रिकवरी, बैंक निफ्टी ने उसके बाद ज्वाइन किया। रिलायंस सीधा 916 से घूमा और उसके बाद अब इस समय डे हाई पर, और बैंक निफ्टी भी इस समय ऑलमोस्ट डे हाई पर 100 पॉइंट की तेज़ी सुबह एक बार दिखा चुका था आपको ये, लेकिन 82 पॉइंट ऊपर, और यहाँ पर भी एक अच्छी खासी तेज़ी की तैयारी होती हुई। तो एक शो को यहाँ समाप्त करते हैं और नीरज जी को सौंप देते हैं। विद मार्केट पूरा का पूरा लॉसेस जो है वो रिकवर कर चुका है। बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन रिकवरी, गैप डाउन के बाद शानदार रिकवरी, और अक्रॉस द सेक्टर्स आप मिड कैप में देखिए बहुत ही बढ़िया मजबूती दिख रही है। और अगर यही रफ्तार रही तो फिर आज तो आप जो सुबह कह रहे थे ना 18,500 के ऊपर जाना चाहिए लग रहा है। और बैंक निफ्टी लग रहा है कि वो 44,000 की वापस एक ट्रैजेक्टरी जो उसने स्टार्ट कर दिया आज। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो बढ़िया शानदार रिकवरी के मौके पर आपके बहुत सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन में, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस।